Assalamualaikum students. Today we will discuss Professor Corey's play The Progress. Although we have discussed this play in your classroom, but today I will revise this play again. बट मैं पूरा रिवाइज नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा समराइज़ करके बताऊँगी बिकॉज आई डोंट रिमेंबर कौन सी क्लास में कितना पढ़ाया था, इसलिए मैं पूरे कॉपर्स को फिर से क्विक रिविजन इसका दे देती हूँ। ये कब हुआ था प्ले, आप यहाँ पे हाईलाइट दे सकते हैं। दिस प्ले वॉज रिटन इन 1919। ओके, द मेन कैरेक्टर्स आर प्रोफेसर कोरी, मिसेस मेल्डन एंड टॉम एंड एडी। ये है तो मेजर कैरेक्टर लेकिन बोथ आर डेड। अब देखते हैं 1919। आप ज़रा ईयर पर गौर करेंगे ना तो 1914 टू 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। अब इसका कनेक्शन थोड़ा वर्ल्ड वॉर से भी है। ओके, प्रोफेसर कोरी वॉज अ साइंटिस्ट, यू पीपल ऑलरेडी न्यू दिस थिंग। और इसकी एज क्या थी, ही वॉज बिटवीन 50 to 60। ओके, ये बैचलर था, ही वॉज नॉट मैरिड। ओके, ही वॉन्टेड टू इन्वेंट अ बॉम्ब। और बॉम्ब भी कैसा इन्वेंट करना चाहता था, हॉरिबल बॉम्ब इन्वेंट करना चाहता था, क्योंकि इसके अंदर ग्रीड थी। वो चाहता था कि मुझे ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा फेम मिले। ओके, अब वो फैमिली से इतनी ज़्यादा इसकी अटैचमेंट नहीं थी, तो इस आइसोलेशन में रहता था। तो ये हमेशा मटरिंग करता था। मटरिंग क्या होती है, वो खुद से बातें करता था। ओके, और ह्यूमन बीइंग को वो इम्पोर्टेंस देता नहीं था। इसका रूम कैसा अरेंज था, अगर हम सपोज़ करें तो उसके रूम में डायग्राम्स थी। कैसी डायग्राम्स थी, बॉम्ब्स, एरोप्लेन, एयरशिप, ऐसी थी। ओके, इसका रूम क्या था, इट वॉज़ वेरी टाइडी इनफ। बहुत टाइडी था इसका रूम। देखो, वैसे तो बैचलर था, अगर साइकोलॉजी हम देखें, जो बैचलर होते हैं और हाईली एजुकेटेड होते हैं और साइंटिस्ट होते हैं, वो टाइडीनेस के मामले में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं। तो वो भी अपने रूम को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखने वाला था। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब जब मैंने प्रोफेसर कोरी का इंट्रोडक्शन दिया तो आई थिंक आई शुड गिव द डिटेल ऑफ मिसेस मेल्डन कैरेक्टर एज वेल। मिसेस मेल्डन कौन थी, शी वॉज अ सिस्टर ऑफ प्रोफेसर कोरी। मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ, शी वॉज अ सिस्टर ऑफ प्रोफेसर कोरी। इसकी एज क्या थी, 43 थी। अब प्ले जब स्टार्ट होगा ना, जिस दिन प्ले स्टार्ट होगा वो दिन क्या होगा, डेथ एनिवर्सरी होगी। डेथ एनिवर्सरी किसकी होगी, इसके अपने बेटे की। इसके बेटे का नाम क्या था, एडी। ओके, याद रखना, एडी की डेथ एनिवर्सरी होगी। डेथ एनिवर्सरी भी कौन सी ईयर की, थर्ड डेथ एनिवर्सरी होगी। नाउ शी वॉज वियरिंग ब्लैक कलर, क्योंकि हमें पता है ब्लैक कलर किसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है इन दी वेस्ट। जब भी डेथ हो रही होती है या दुखियों वाला सीन होता है तो दे वियर ब्लैक ड्रेस। तो मिसेस मेल्डन ने पहना था ब्लैक कलर एंड एज कितनी थी, 43 थी। अब आज डेथ एनिवर्सरी है। शी वॉज कमिंग एट द हाउस ऑफ प्रोफेसर कोरी। शी वॉज एट द रेलवे स्टेशन। शी वॉज वेटिंग फॉर हर ब्रदर। अब ब्रदर को इसको रिसीव करने के लिए स्टेशन पर जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जाना चाहिए था, लेकिन इसका ब्रदर इसको रिसीव करने के लिए नहीं जाता है। अब नहीं जाता है तो अब क्या होगा, ज़रा हम ये भी देखेंगे। अब इसकी एक सर्वेंट है जिसका नाम क्या है, हाना। नेक्स्ट पेज की तरफ आना है। ओके, दिस इज़ अ नेक्स्ट पेज। आई विल नॉट रीड लाइन बाय लाइन, मैं ज़रा सा इसको भी समराइज़ कर देती हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड दिस थिंग इन द क्लासरूम। इसमें क्या बात हो रही है, प्रोफेसर कोरी एंड हाना बोथ आर टॉकिंग। क्या बात कर रहे हैं, कोरी हाना को बता रहा है कि आई हैव सक्सीडेड। अब क्या सक्सीडेड कर लिया है, ही हैज़ इन्वेंटेड अ बॉम्ब। और उसका बॉम्ब क्या है, इट इज़ वेरी हॉरेबल एंड ही इज़ रिवीलिंग दिस सीक्रेट टू द हाना। अब हाना को पता है कि Mrs. Meldon आ रही है and she is not happy today. Why she is not happy today? Because today is a death anniversary of her son. तो हना को पता है कि प्रोफेसर कोरी की बहन खुश नहीं है, लेकिन भाई की होने के बावजूद इसको नहीं पता कि इसकी बहन आज खुश है या नहीं। इवन कि प्रोफेसर कोरी को ये भी नहीं पता कि टुडे इज़ अ डेथ एनिवर्सरी ऑफ एडी। तो हना बताने आ रही है मिसेस मेल्डन हैज़ कम एंड शी इज़ सिटिंग डाउन स्टेयर। और उसको कह रही है विल यू टेक टी अपस्टेयर और डाउन स्टेयर। तो
प्रोफेसर कोरी जो कि वैसे ही सबसे इतना दूर रहता है, ऑब्वियसली वो डाउनस्टेयर आएगा ही नहीं, मिसेस मेल्डन के पास आएगा ही नहीं। वो कहेगा कि मैं ऊपर ही ठी लूँगा, मिसेस मेल्डन को कहे ऊपर आ जाए। तो हना कहेगी कि शी इज़ नॉट हैप्पी टुडे, लेकिन कोरी उसको कहेगा कि इसको बताओ, वो खुश होगी, उसके भाई ने आज तरक्की कर ली, क्योंकि आपके प्ले का नाम ही है द प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब है तरक्की। अब हाँ, मैंने आपको क्लास में पूछा था व्हाट इज़ सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू। देखो, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन का दोनों का ताल्लुक बहुत गहरा है। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड सो यू आर सक्सेसफुल। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है ना, आपकी इनर, आपका कॉन्शियस, आपका ज़मीर अगर सेटिस्फाइड नहीं है सो यू आर नॉट सक्सेसफुल। में सक्सेसफुल रिचनेस की तरफ नहीं जाता। अगर आप देखते हैं कि बहुत अमीर लोग और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपके इर्द गिर्द है, अगर आप उन्हें सक्सेसफुल कह रहे हैं सो यू पीपल आर रॉन्ग। सक्सेसफुल वो होता है जिसका ज़मीर मुतमिन होता है। अच्छा, तो यहाँ मैंने इस पेज को भी समराइज़ कर लिया है कि प्रोफेसर कोरी डाउनस्टेयर नहीं आएगा, बल्कि वो अपनी बहन को कहेगा कि अपस्टेयर आ जाए और मैं उसको अपना सीक्रेट बताऊँगा। अच्छा, साथ साथ मैंने इस थर्ड पेज को भी समराइज़ कर ही दिया था। इसमें भी यही बात हो रही है कि मैं अपनी बहन को सीक्रेट के बारे में बताऊंगा, सक्सेस के बारे में बताऊंगा, सो शी विल बी वेरी हैप्पी। बट हमें पता है शी विल नॉट बी हैप्पी, क्योंकि आज डेथ एनिवर्सरी है। अगर वो बॉम्ब के बारे में बताएगा तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा मिसेस मेल्टन का इंट्रोडक्शन है, उसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। अच्छा, तो मिसेस मेल्टन की एज क्या थी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 43 इसकी एज थी एंड शी वाज वेयरिंग ब्लैक ड्रेस। और मैं आपको बता दूँ, मैं आपको क्लास में बोल भी रही थी शी इज़ वेरी सेंसिटिव। उसके लिए मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रही थी, रोतू का वर्ड। रोतू का वर्ड ऐसा नहीं है कि वो हमेशा रोती रहती है, लेकिन आज उसका ख़ास दिन था, उसकी बेटे की डेथ एनिवर्सरी है, तो वो अपने भाई से थोड़ा एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो इसकी तरफ आए, उसको टाइम दे। लेकिन भाई टाइम नहीं दे रहा, बिकॉज़ भाई क्या है, साइंटिस्ट है एंड उसकी ऑब्सेशन उसकी किस में है, उसके बॉम्ब में। अब चलो, ये भी हमने डीपली क्लास में डिस्कस किया था। ओके, मिसेस मेल्टन का रियल नेम क्या है, शार्लोट है। अच्छा, जब वो आती है ना तो फ़ौरन मिसेस मेल्टन पहले तो उससे मिसेस मेल्टन से प्रोफेसर कोरी पहले उससे माफ़ी मांगता है कि वो स्टेशन पे नहीं आ सका क्योंकि वो बिज़ी था, और साथ साथ उसको क्रिटिसाइज़ भी करता है। उसको क्या कहता है, यू आर ग्रोन अप लेडी एंड यू कैन कम बाय योर सेल्फ। अब देखो, बहन चाहे जितनी भी बड़ी हो, भाई से हमेशा उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो भाई से एक्सपेक्ट कर रही थी कि ही वुड कम एट द स्टेशन टू रिसीव हर, लेकिन वो क्या होता है, ही डिड नॉट कम एट द स्टेशन। अब यहाँ पे उसकी फीलिंग्स नहीं है, प्रोफेसर कोरी मुझे ऐसा लगता है फीलिंग लेस है, उसमें कोई फीलिंग नहीं है। यहाँ पे वो बहन के जज्बात को नहीं समझ रहा कि वो भाई से थोड़ी एक्सपेक्टेशन चाह रही है। देखो, वो ग्रोन अप पे आ तो सकती थी, लेकिन भाई रिसीव करने आता तो शी वुड बी वेरी हैप्पी। नेक्स्ट पेज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मैं जस्ट क्विक रिव्यू दे रही हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी जा रही हूँ। जैसे ही हम सेकेंड सीन पर आएंगे या थर्ड सीन पर आएंगे, सो आई वुड एक्सप्लेन डीपली। अच्छा, तो अभी वो अपनी बहन को अपने बॉम्ब के बारे में बताएगा, लेकिन बहन उससे पूछेगी तुमने कभी मुझे इस बॉम्ब के बारे में बताया तो नहीं था। तो हमने प्रोफेसर कोरी का ये भी बिहेवियर डिस्कस किया था कि प्रोफेसर कोरी अपनी बातों को हमेशा सीक्रेट रखता था, और ये भी सक्सेसफुल महन की निशानी है कि हम हर चीज़ हर किसी को नहीं बताते। और मैं यहाँ पे आपकी क्लास में भी एडवाइस दी थी, इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल यू शुड नॉट रिवील एनीथिंग टू अनदर पर्सन। आप अपनी चीज़ों को क्या रखें, सीक्रेट रखें, हाइड रखें। जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, जब तक आप अपने एम्स और गोल को अचीव नहीं कर लेते, यू शुड नॉट रिवील एनी सीक्रेट टू एनीवन। अब यहाँ पे वो बहन को ही बता रहा है कि ये मेरा रूल है, आई नेवर टेल एनीथिंग टू एनीवन। जब मैं सक्सेसफुल होता हूँ तभी मैं बताता हूँ। अब इसको साथ साथ ये भी बताता है कि जब मेरा बॉम्ब बिल्कुल बन जाएगा, फाइनल प्रोसेस की तरफ चला जाएगा, तो मैं फ़र्स्ट अपनी गवर्नमेंट को ये दिखाऊंगा ताकि वो मुझे अच्छा लमसम प्रोवाइड करे। अब अगर मेरी गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करेगी तो आई विल गिव दिस बॉम्ब टू अनदर कंट्री।
अब इसकी बॉम्ब चाहे उस एनिमी को भी वो दे सकता है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि प्रोफेसर कोरी इज़ अ ग्रेडी पर्सन। ओके, वो पैट्रोटिक नहीं था। अगर वो पैट्रोटिक होता तो वो अपने मुल्क के बारे में सोचता, अपने मफाद के बारे में नहीं सोचता। और साथ साथ ये कहता है आई वांट टू चेंज द प्रोसेस ऑफ द वॉर। पहले वॉर कैसे ख़त्म होती थी, इट टेक्स टाइम, कैसे टाइम लेती थी। देखो, अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हम देखें 1914 में स्टार्ट हुई थी और 18 में ख़त्म हुई थी, 4 साल इसने लिया था। तो प्रोफेसर कोरी कहता है सालों में नहीं ख़त्म होनी चाहिए वॉर, इट शुड फिनिश इन वीक्स, वीक्स में ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन अब हम 21st सेंचुरी में हैं, अब तो और ज़्यादा वॉर तेज़ हो गई, अब तो सेकेंडों की बात हो गई है वॉर। आपको पता है किसी भी मुल्क में बॉम्ब फेंक दिया जाए वो खुद ब खुद तबाह हो जाता है। तो प्रोफेसर कोरी का भी यही था कि आई वॉन्ट टू चेंज द प्रोसेस ऑफ वॉर, द थिंग्स ऑफ वॉर, द स्टफ ऑफ द वॉर। वो कहता था मेरा बॉम्ब बस कुछ ही मिनटों में पूरी सिटी को वाइप आउट कर सकता है। ओके, तो वो अपनी बहन को बता रहा था। बहन इतनी ज़्यादा इनोसेंट है कि उसको पता ही नहीं है कि भाई किसके बारे में बात कर रहा है, ये गवर्नमेंट मैटर क्यों है। बहन को अभी तक समझ में नहीं आया था। बहन समझ रही थी कि वॉर को चेंज इस सेंस में करना चाहता है ताकि बहुत सारे लोग ना मरे, इस सेंस में वो पॉजिटिव सोच रही थी। अब देखते हैं इसको कैसे पता चलेगा कि प्रोफेसर कोरी इज़ नॉट अ गुड पर्सन। नेक्स्ट पेज पर हम जाएंगे। अच्छा, स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था हना किसके लिए प्रोफेसर कोरी के पास आती है, उसको पूछने के लिए कि विल यू टेक टी और नॉट। तो ऑब्वियसली हना यहाँ पर टी लेकर आएगी, टी ट्रे लेकर आएगी और साथ साथ मिसेस मेल्डन को बताएगी कि गार्डनर का नाम क्या है, गेज, डोंट फॉरगेट इट। गार्डनर गेज क्या लाया है, फ्लावर लाया है, ग्रेवयार्ड पर चढ़ाने के लिए फ्लावर लाया है। देखो, क्रिश्चियनिटी में फ्लावर रखवाया जाता है ग्रेवयार्ड पर, तो वो लेकर आया। अब हना टी भी लेकर आई है, किसके सामने रख दिया टी, मिसेस मेल्डन के सामने। नाउ मिसेस मेल्डन इज़ प्रिपेयरिंग द टी। अब वो बार बार अपने भाई से कहेगी हेनरी विल यू टेक टी, लेकिन हेनरी अपने फॉर्मूले में बिजी होगा, वो इसको टाइम देगा ही नहीं। तो बार बार बुलाएगी कि भाई आ जाओ चाय पीते हैं, चाय पीते हैं। लेकिन फिर उसको इतना गुस्सा आएगा कि अपनी बहन को ये कुछ लाइंस बोलेगा। ये इसकी मोस्ट फेमस लाइंस है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाउ women do first your sex is extraordinary, Charlotte, always willing to brag of thing for other thing, no application, no concentration। अच्छा, ये पूरी विमेंस को एक साथ जर्नलाइज करके क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि विमेन का जो सेक्स है, ये जेंडर है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। वो कभी भी कंसंट्रेशन नहीं करती, कोई एप्लीकेशन नहीं है, हमेशा एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ छोड़ देती है। और साथ में और भी डायलॉग्स कहेगा जो कि नेक्स्ट पेज पर है। अच्छा, नो कैपेसिटी फॉर कंप्लीट इम्पर्सनल डिवोशन, दैट्स वाई नो women हैज़ हैवर बीन आर्टिस्ट साइंटिस्ट बिकॉज दे विल नॉट forsake everything and follow well whatever it is they ought to be following। अब वो कह रहा है कि आज तक कोई अच्छी साइंटिस्ट और आर्टिस्ट है ही नहीं। तो प्रोफेसर कोरी गलत है, साइंटिस्ट आज भी विमेन है, आर्टिस्ट आज भी विमेन है। एक्चुअली वो बैचलर था ना, सो वो विमेन से हेड करता था, तो इसकी साइकोलॉजी थोड़ी सी अलग थी। वो विमेन बिंग को कुछ समझता ही नहीं था, और ख़ास कर विमेन को, जो लड़कियां हैं ना, उसको तो कुछ समझता ही नहीं था। वो कहता था बॉयज़ ही सब कुछ हैं। अच्छा, तो ये बहन को डेथ एनिवर्सरी के दिन ही जब शी इज़ वेरी सैड उसको क्रिटिसाइज़ करता है। अच्छा, अब जो मैंने कहा था ना जो फ्लावर गेट से मंगवाया था मिसेस मेल्डन ने, वो आए हैं, वो हना इसको देने के लिए आई है। अब वो प्रोफेसर कोरी से पूछेगी कि ये फ्लावर कैसे दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। लेकिन भाई इसके बारे में नहीं बताएगा कि फ्लावर कैसे दिख रहे हैं, वो हमेशा अपने बॉम्ब के बारे में ही डिस्कशन करता है। अब भाई बहन घर पे आई है, कुछ और बात तो उसके मुंह से निकल ही नहीं रही, बस माय बॉम्ब माय बॉम्ब माय बॉम्ब, माय इन्वेंशन माय इन्वेंशन। अब जब भी वो अपने इन्वेंशन के बारे में बात करता है ना, तो अब जब ये रीड आउट करेंगी ना, आप खुद नोटिस करेंगी, जब भी इन्वेंशन की बात करता है तब ये अपने भाई को कहती है विल यू टेक टी,
विल यू टेक टी। क्योंकि वो ख़ुद भी इरिटेट हो रही होती है कि भाई ये क्या अजीब अजीब सी बातें करने लग गया है। तो अगेन जब वो इन्वेंशन की बात करता है, ये देखो, यू नो शार्लोट, दिस इन्वेंशन ऑफ माइन, फिर से वो अपनी इन्वेंशन की बात करता है। तो वो प्रोफेसर कोरी को कहती है, विल यू हैव मोर टी हेनरी। यहाँ से हमें पता चलता है कि वो इरिटेट होती है जब भी भाई इन्वेंशन की बात करता है। तो वो कहता है यस, हाफ कप। फिर वो कप को प्रिपेयर कर रही होती है, टी कप को प्रिपेयर कर रही होती है अपने भाई के लिए। अब क्या बात होती है नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे ये है कि जब भी प्रोफेसर कोरी बॉम्ब और वॉर के डिस्कशन करता है ना, तो मिसेस मेल्डन को बहुत गुस्सा आता है। और मिसेस मेल्डन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वॉर के रिगार्डिंग, अभी हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर में बहुत दफ़ा आया है। व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ मिसेस मेल्डन अबाउट वॉर। तो इसका ओपिनियन क्या है, ये कंसिडर करती है वॉर इज़ अ ऑर्गेनाइज बुचरी ऑफ बॉयज़। बुच्छर क्या होते हैं, जो कसाई होते हैं। कसाई, आपको पता है कसाई का क्या काम होता है, गोश्त को काटना। तो ये वॉर को बुच्छरी से मिलाती, वो कहती है जो ये वॉर होती है ना, इसमें भी यंग बॉयज़ को किया जाता है, स्लॉटर किया जाता है, उसको ज़िबा किया जाता है। तो मिसेस मेल्डन के बहुत हार्श पॉइंट ऑफ व्यू है किसके बारे में, वॉर के बारे में, कि वॉर कैसी है, वॉर में यंग बॉयज़ को मारा जाता है। अच्छा, ये मिसेस मेल्डन के पॉइंट ऑफ व्यू है। अब ज़रा कोरी के पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लेते हैं कि वो क्या सोचता है कि वॉर क्या है। अब जब ये बोलती है ना वॉर बुछड़ी की तरह है, जिसमें यंग बॉयज़ को वो किया जाता है, ज़िबा किया जाता है, तो यहाँ पर प्रोफेसर कोरी को बहुत बुरा लगता है कि वॉर के बारे में ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि वॉर और बॉम्ब प्रोफेसर कोरी का फेवरेट सब्जेक्ट था। अब प्रोफेसर कोरी इसको अगेन क्रिटिसाइज़ करता है कि वॉर ने तुम्हें हिट किया है, बैडली हिट किया है, क्योंकि एडी वॉर में मारा गया है और टॉम एडी की वजह से मारा है। अब ज़रा टॉम कौन है, टॉम इज़ द फादर ऑफ एडी एंड द हस्बैंड ऑफ मिसेस मेल्डन। ओके, तो टॉम कैसे मरता है, टॉम डाइड ऑफ ब्रोकन हार्ट। मैं फिर से आपको ये बता रही हूँ, ये MCQs में आता है, टॉम डाइड ऑफ डैश, हार्ट अटैक, हार्ट ब्रोकन, ऐसे MCQs में मेंशन होते हैं। तो आप ब्रोकन हार्ट को ही सिलेक्ट करना। हार्ट अटैक से नहीं मरा है, सदमे से मरा है। सदमा किसका, बेटे का सदमा लिया, बेटा बहुत छोटा था, 19-20 साल का था। अब वॉर में मरा तो बाप ने सदमा ले लिया, तो सदमे की वजह से बाप की डेथ हो गई थी। अब मिसेस मेल्डन जब वॉर के बारे में इतना सुनती है ना, तो वो अपने आप को क्या कंसीडर करती है, वो कंसीडर करती है आई एम वेरी लॉनली वीमेन। वो कहती है मैं बहुत अकेली हूँ। लेकिन भाई कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तो वो भाई को क्रिटिसाइज़ कर दिया। भाई ने कुछ शुरू में इसको बिल्कुल भी कंसोल नहीं कर रहा था, आज डेथ एनिवर्सरी है, अब इसको कंसोल कर रहा है, तो अब वो कंसोल नहीं हो रही। वो कह रहा है कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, लेकिन वो कहती है नहीं, तुम सब्सटीट्यूट नहीं हो मेरे बेटे की जगह, तुम मेरे बेटे की जगह नहीं ले सकते, चाहे तुम जो भी करो। अब देखो फिर से ये इन्वेंशन के बारे में बता रहे हैं। लेट मी टेल यू अबाउट माई इन्वेंशन। फिर से इन्वेंशन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो किसकी बात करेगी, विल यू हैव सम मोर टी। मैंने आपको कहा ना, जब भी ये इन्वेंशन की बात करता है वो इरिटेट होती है, वो यही डायलॉग बार बार रिपीट करती है, विल यू टेक टी, विल यू टेक टी। अब जब वो टी के बारे में पूछती है, अगेन प्रोफेसर कोरिस कहता है वांट टू चेंज वॉर। रेवोल्यूशनाइज का मतलब है चेंज करना चाहता है वॉर को। अब बार बार ये चेंज की बात कर रहा है, तो व्हाट चेंज ही रियली वांट्स, हम देखते हैं अब इसको क्या चेंज करना चाहता है, क्या चेंज करेगा। अब हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करेंगे क्या चेंजेस होगी इसकी वॉर में। अच्छा, तो ये वॉर में क्या चेंज करना चाहता है, वो चाहता है कि वॉर जल्दी ख़त्म हो, साल ना ले, वीक्स में ख़त्म हो जाए। अब वीक्स में कैसे ख़त्म होगी, ऐसा इसने क्या अपने बॉम्ब में यूज़ किया, वी पीपल डू नॉट नो, हमें आगे पता चलेगा व्हाट ही हैज़ यूज इन हिज बॉम्ब। अब वो क्या अपने बॉम्ब को बहुत ज़्यादा हॉरिबल बनाना चाहता है, ताकि वो कहता था वॉर इतनी हॉरिबल हो कि कोई भी कंट्री वॉर में इन्वॉल्व हो ही ना। अब इतना वॉर इसने कर लिया, तो मिसेस मेल्डन को याद आ गया उसका बेटा। अब वो कह रही है अपने भाई को कहेगी, हेनरी मेरा बेटा कितने साल का था, सिर्फ 19 ईयर का था, और उसको मारा गया था। कहाँ मारा गया था, वॉर में मारा गया था। अब इतना वॉर कर रहा है, तो उसको अपना बेटा ही ऑब्वियसली याद आएगा। अब
जब वो वॉर को याद करती है तो अपने बेटे को भी याद करी कि उसका बेटा इसके हार्ट जॉय था, डार्लिंग था, उसका ओनली सन था, उसका कोई और बेटा नहीं था। उसकी लाइफ अभी शुरू ही हुई थी। 19, आपको पता ही है 19 कोई एज नहीं है, बहुत छोटी सी एज में इसकी डेथ हुई थी। अब कैसे डेथ हुई थी हम देखते हैं। प्रोफेसर कोरी बार बार अपनी बहन को कहेगा कि यू शुड नॉट थिंक अबाउट एडी बिकॉज ही इज़ डेड नाउ। अब तुम इसके बारे में नहीं सोचो। तो मिसेस मेल्डन कहेगी तुम्हें पता है आज मुझे किसके बारे में पता चला है। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी 5 ईयर में आता है कि मिसेस मेल्डन को डेथ एनिवर्सरी के दिन ही क्या पता चलता है। पता ये चलता है कि एडी वॉज नॉट बर्ड। एडी को दफनाया नहीं गया था। क्यों दफनाया नहीं गया था? क्योंकि इसकी बॉडी क्या हो चुकी थी, ऑब्लिटरेटेड हो चुकी थी। ऑब्लिटरेटेड का क्या मतलब है? उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ चुके थे। तो उसकी कोई स्पेसिफिक ग्रेव यार्ड नहीं है। अब मिसेस मेल्डन 2 सालों से, पिछले 2 सालों से किसी की ग्रेव यार्ड पर जाती थी क्योंकि सोल्जर्स ने उन्हें सच नहीं बताया था कि उसकी ग्रेव यार्ड नहीं है। लेकिन आज ही इसको पता चला कि इसके बेटे की ग्रेव यार्ड नहीं है। ओके, सोल्जर के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड बात होती है कि वो सोल्जर के ग्रेवयार्ड में दफनाया जाता है। लेकिन एडी की कोई स्पेसिफिक ग्रेवयार्ड ही नहीं है कि उसकी माँ फ़ख्र महसूस करे कि मेरा बेटा सोल्जर था। उसकी ग्रेव सोल्जर्स के ग्रेवयार्ड में है, लेकिन ऐसा एडी के साथ हुआ ही नहीं। सो शी वॉज़ वेरी सैड टुडे क्योंकि आज ही इसको ये डिस्कवर हुआ कि एडी वॉज नॉट बरीड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। इस पेज पे आपको पता चलेगा हाउ एडी वॉज डाइड। वो कैसे मरा था? वो एक ट्रेंच में बैठा था। हम ट्रेंच का वर्ड ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मैं क्लिक कर रही हूँ, आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा ट्रेंच। एडी और इसके साथी ट्रेंच में बैठे थे। हाउ मैनी डेज दे एक्सपेंड इन ए ट्रेंच? 8 days and night। ओके, हाउ मैनी पीपल्स वर दियर? 5 people। एडी को मिला के 5 लोग थे जो कहाँ थे? ट्रेश के अंदर थे और 8 days और नाइट वहाँ पे स्पेंड किया था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बीच में किसी ने शेल फेंका। शेल से ये 5 लोग क्या हो गए? तबाह हो गए, बिल्कुल ऑब्लिटरेटेड हो गए। कुछ भी बाकी नहीं था कि उसको दफनाया जाए। अच्छा, अब मिसेस मेल्डन को पहले तो प्रोफेसर कोरी को बहुत शौक था कि वो इन्वेंशन के बारे में बताए अपनी बहन को। अब बहन बार बार से पूछेगी व्हाट इज़ योर इन्वेंशन हेनरी। लेकिन अब हेनरी कहेगा नहीं, आज के दिन नहीं बात करते, यू आर सैड टुडे। लेकिन अब मिसेस मेल्डन कहेगी नाउ टेल मी व्हाट इज़ योर इन्वेंशन, नाउ आई वॉन्ट टू नो योर इन्वेंशन। तो वो कहेगा माई इन्वेंशन, मेरा इन्वेंशन क्या है? ह्यूमैनिटेरियन इन्वेंशन है। ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमन से निकला है, इंसानियत का दोस्त है इसका इन्वेंशन। इंसानियत का दोस्त क्या है? वो कहते हैं इंसानों को एक ना एक दिन तो मरना है। अब मेरा बॉम्ब होगा जो कि 1 सेकंड में इंसान को मार देगा। 1 सेकंड में, सेकंड की क्या बात है। अब हमारे जिस्म में अगर कोई गन बुलेट से हम मरेंगे तो हम तड़पेंगे। अगर हमारे जिस्म में कोई चाकू घुसाता है तो भी हम तड़प के मरेंगे। लेकिन बॉम्ब क्या होता है? 1 सेकंड में इंसान के चीथड़े उड़ाता है। तो इसके नज़दीक, प्रोफेसर कोरी के नज़दीक, क्योंकि उसकी तो कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, उसके नज़दीक वो कहता था कि ह्यूमन बीइंग को चाकू से मारे या स्टैप करके मारे उससे तकलीफ़ होगी, लेकिन मेरा बॉम्ब क्या है? ह्यूमैनिटेरियन है। वो 1 सेकंड में इंसानों की चीथड़े उड़ाएगा। अच्छा, इस पेज पे हमें पता चलेगा कि वाई हिज इन्वेंशन वॉज वेरी हॉरेबल, क्योंकि इसके इन्वेंशन में क्या थी? कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस थी। मैंने आपको बताया भी था कि जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पर एक बॉम्ब फेंका गया था। उसमें भी इतने केमिकल्स थे कि उस पूरे एरिया को बहुत इफ़ेक्ट किया था। इवन कि उनके एग्रीकल्चर तबाह हो चुका था। उनके जो चाइल्ड थे वो, उनके फेसेस चेंज होते थे, मतलब सही एबनॉर्मल कंडीशन में पैदा होते थे। तो कोरी के इन्वेंशन में भी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस यूज़ की गई है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस किस चीज़ की यूज़ की गई है, क्या यूज़ किया गया है, कैसी है ये गैसेस, हमें आगे जाके पता चलेगा। अब आगे ये क्रिटिसाइज़ कर रहा है जर्मन्स को, कह रहा है जर्मन्स जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में
जर्मनी जो इन्वॉल्व था ना वो छोटे छोटे बॉम्ब यूज़ करता था, लेकिन मेरा बॉम्ब क्या है, बिग है। वो एक ही कंट्री के एक सिटी को पूरा वाइप आउट करके रख देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दूँ, कराची उसका एक सिटी है, अगर कोरी अपना बॉम्ब यहाँ पे फेंकता है तो उसका एक बॉम्ब पूरी कराची को तबाह करने के लिए काफ़ी था। तो वो थोड़ा सा जर्मनी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि जर्मन्स क्या थे, छोटे छोटे बॉम्ब फेंका करते थे तबाह करने के लिए, बट माई बॉम्ब इज़ बिग वन। अच्छा, पिछले जो पेज पर हमने डिस्कस किया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस यूज़ की गई है कोरी के इन्वेंशन में, तो उसकी गैस कैसी है? गैस ऐसी है कि देखो, फॉर एग्जांपल अगर वो कराची पर फेंका जा रहा है कोरी का बॉम्ब, अब कराची के कुछ एरियाज़ इस बॉम्ब से तबाह हो गए, कुछ एरियाज़ उस बॉम्ब से तबाह नहीं हुए, लेकिन वो गैसेस वहाँ तक गई है। अब जो जो लोग उसको इनहेल करेंगे ना, उनकी सांस में अगर ये गैसेस जाएगी तो उनकी बॉडी क्या हो जाएगी, रॉटेड होना स्टार्ट कर जाएगी। मतलब कि क्या, इनकी बॉडी पिघलना या ख़राब होना स्टार्ट कर जाएगी। इसका मतलब कोरी के बॉम्ब से कोई मरे या ना मरे, उसके सूंघने से भी ज़रूर मरेंगे। तो इसका सूंघना भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो एग्जांपल देता है कि अगर मेरा बॉम्ब मैनचेस्टर पर, मैनचेस्टर क्या है, इंग्लैंड का एक सिटी है, अगर उस पर भी फेंका जाए ना तो वो पूरे एक मैनचेस्टर को तबाह करके रख देगा। अगेन यहाँ पे एक ही बात हो रही है कि मेरा जो बॉम्ब है वो एक ही सिटी के लिए सुफाइज है। और ये साथ एग्जांपल दे रहा है 1914 की। हमें पता है 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। अगर वो कह रहा है कि मेरा बॉम्ब उस वक्त डिस्कवर हो जाता ना तो वॉर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती और कोई भी जर्मन्स बाकी ना रहता। वो अपने बॉम्ब को लेकर बहुत प्राइड फील करता है कि मेरा बॉम्ब बहुत अच्छा है। अब देखते हैं ये बॉम्ब कर रहा है तो उसके साथ आखिर में क्या करती है मिसेस मेल्डन। अच्छा, इस पेज पर मिसेस मेल्डन अपने भाई को क्रिटिसाइज़ करके बोल रही है कि तुम ये जो बातें कर रहे हो इससे मुझे ऐसा लग रहा है यू आर मैड, यू आर फुलिश पर्सन इन द वर्ल्ड। क्योंकि वो कह रही है मेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया गया और तुम मुझे कहते हो कि मैं उसके बारे में सोचूं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम दुनिया के सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ और पागल इंसान हो। अब इसमें डायरेक्टली वो अपने भाई को ये कमेंट पास करती है। अब आगे क्या होता है, भाई खुश होता है या नहीं होता है, या भाई क्या रिएक्ट करता है, हम देखते हैं। अच्छा, पहले वाले पेज पे हमने डिस्कस किया था कि वो क्रिटिसाइज़ करती है अपने भाई को, फुलिश और मैड बोलती है। अब इस पेज पर वो पूरी कहानी सुनाती है कि टॉम कैसा था, एडी कैसा था। ये कहानी कब है, व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट थी। तो वो क्या थे, वो कहती है हम बहुत खुश थे हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि हम एडी दुनिया में आने वाला था, इसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ओके। अब जब एडी पैदा होता है, जब वो स्कूल में जाता है ना, तो स्कूल में फ़र्स्ट टाइम उसने क्रिकेट मैच खेला था। अब उस क्रिकेट मैच में उसने कितने रन्स बनाए थे वो भी आपको याद रखना है। उसने 10 रन्स बनाए थे उसके फर्स्ट क्रिकेट मैच में। अब मदर है ना, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुश होती है बच्चों की, आपको पता भी है। तो यहाँ पे जब एडीज़ अपने फर्स्ट क्रिकेट मैच में 10 रन्स बनाता है तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। वो पूरी कहानी अपने बेटी की सुना रही है कि मेरा बेटा कैसा था। अब वो अपने स्कूल की कहानी सुना दी। अब आगे देखते हैं, स्कूल से जब वो पास आउट होता है तो वो कहाँ जाता है। अच्छा, स्कूल जब ख़त्म होती है ना, डायरेक्टली वो अपने आप को इनलिस्टेड कर देता है, कहाँ पे, आर्मी में। वो ऑक्सफोर्ड में एडमिशन नहीं लेता। ऑक्सफोर्ड कौन है, यूनिवर्सिटी का नाम है। डायरेक्टली ही इनलिस्टेड हिमसेल्फ इनटू द आर्मी। अब आर्मी में फ़र्स्ट वो जब इनलिस्ट होता है और उसको फ्रांस में जाना पड़ता है, किसके लिए, फ्रांस में जाता है जंग के लिए। मदर को जब पता चलता है, आप खुद सोचें, एक मदर को अपने बेटे के बारे में पता चले कि ही इज़ गोइंग टू द वॉर, तो वो कैसा बिहेव करेगी। ऑब्वियसली शी वॉन्ट बी हैप्पी। तो अभी जब ये वॉर पे जा रहा है तो उसकी मदर हैप्पी नहीं है, क्योंकि मदर को क्या है, वो टेंशन ले रही कि क्या होगा क्या होगा। नाउ शी इज़ इन टेरर। ये देखो टेरर में है और हर वक्त वो टेलीग्राफ मैसेंजर का इंतज़ार करी कि कब वो आएगा और बेटे का पैगाम लेकर आएगा। अब बेटा जब फ्रांस में जाता है ना, जंग लड़ रहा है, तो वो वापस आता है अपनी अम्मी के पास।
जंग से वापसी पर वो अपनी अम्मी के पास आता है। अब वो एडी बिल्कुल चेंज हो गया, अब वो ग्राउंड अप हो गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, बहुत ही नॉलेजेबल हो गया। मदर इसको देख कर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती। वो कहती है कि मेरा बेटा बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, वो बहुत प्राउड फील करती है। अब अगेन वो कहाँ जाता है, अब अगेन वो कहाँ जा रहा है, जंग पे जा रहा है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं किस इलाके में, किस मुल्क में वो जंग के लिए जा रहा है। अच्छा, अगेन वो किस मुल्क में जंग के लिए जाता है, अगेन वो फ्रांस में जंग के लिए जा रहा है। अब इसकी मदर सोच रही कि वो अगेन आएगा या नहीं आएगा, तो अगेन वो नहीं आता है। एक बार जंग पे जाता है तो वापसी आता है, दूसरी दफ़ा सेम मुल्क में जा रहा है लेकिन वो वापस नहीं आता है। वहीं पर ही वो बॉम्ब से या शेल से मारा जाता है, उसकी बॉडी क्या हो जाती है, ऑब्लिटरेटेड हो जाती है। अब देखते हैं प्रोफेसर कोरी कैसा रिएक्ट करेगा। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी अपने बेटे की, तो अब प्रोफेसर कोरी कैसे रिएक्ट करता है हम देखते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर कोरी अपनी बहन को कहेगा कि प्लीज़ अपनी फीलिंग्स को क्या करो, अंडर कंट्रोल करो। अपने पास के बारे में नहीं सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो या प्रेजेंट के बारे में सोचो। अब जब इतनी अजीब अजीब सी प्रोफेसर कोरी बात करेगा कि पास को भूल जाओ, बेटे को भूल जाओ, तो वो अपने भाई को फिर अगेन फुलिश कहेगी, मैड कहेगी और कहेगी मैं उन जर्मन ख़वातीनों के साथ हूँ। क्योंकि जर्मनी, देखो पाकिस्तान, जब भी हमारे एनिमी के बारे में सोचा जाता है, पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री, हमारा एनिमी कौन है, ऑब्वियसली इंडिया। तो इनके लिए, इंग्लैंड वालों के लिए उनका एनिमी कौन था, जर्मन था। लेकिन यहाँ पे मिसेस मेडलन कह रही है कि मैं किसको सपोर्ट करूँगी, मैं जर्मन वुमेन को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे आदमी जो कि बॉम्ब बनाते हैं और मासूमों पर फेंकते हैं, वो कौन है, दे आर फुलिश पर्सन। इस वाले पेज पर प्रोफेसर कोरी अपने बॉम्ब को कंपेयर कर रहा है विद द मेल्स बॉम्ब। आप हाइलाइट्स देख सकते हैं, कोरी बॉम्ब एंड मेल्स बॉम्ब। वो कहता है अगर मैं अपने बॉम्ब को मेल्स के बॉम्ब से कंपेयर करूं तो मेल्स के बॉम्ब क्या थे, छोटे छोटे थे, जो अगर फॉर एग्जांपल कराची पर फेंकना हो तो छोटे छोटे बॉम्ब हर जगह पर फेंकना ज़रूरी था। लेकिन कोरी का बॉम्ब क्या, एक ही बॉम्ब फेंक दो, पूरे सिटी को क्या कर देगा, वो तबाह कर देगा। तो कहता है माय बॉम्ब क्या है, मेरा बॉम्ब क्या है, मेल्स के बॉम्ब से भी बेहतर है। मील्स के बॉम्ब छोटे छोटे थे और उसको जब इतनी पेहमत दी गई तो मुझे भी मेरी गवर्नमेंट अच्छा पे करेगी, अगर नहीं करेगी तो शार्लोट में किसी और कंट्री को अपना ये बॉम्ब दे दूंगा। और वो बार बार शार्लोट को कहता है कि प्लीज़ फॉरगेट योर पास, बी इन योर फ्यूचर एंड बी इन योर प्रेजेंट, ओके, डो नॉट थिंक अबाउट एडी, डो नॉट थिंक अबाउट टॉम। तो एक मदर कभी अपने बेटे को बोल नहीं सकती, वो ऐसा सोचता ही नहीं, क्योंकि उसकी कोई फैमिली ही नहीं थी। प्रोफेसर कोरी की कोई फैमिली नहीं थी, तो वो क्या है, वो इन चीज़ों के बारे में सोचता ही नहीं। लेकिन शार्लोट की फैमिली थी, वो अपने बेटे को कभी बोल नहीं सकती है। अब देखते हैं वो, अब भाई पूछेगा कि तुम सपोज़ करो अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम कितनी पेमेंट लेती। अब ज़रा हम देखते हैं, अब भाई बहन से जब ये पूछेगा ना तुम कितने पैसे लेती, अगर तुम बॉम्ब बनाती तुम कितने पैसे लेती, तो हम देखते हैं मिसेस, अच्छा वो जब अपनी बहन से पूछता है हाउ मच मनी विल यू टेक, तो वो कहती है 30 पीसेस ऑफ सिल्वर। और ये 30 पीसेस ऑफ सिल्वर आपने एबर्ट ऑफ कैंटरबरी में भी पढ़ा हुआ है। एबर्ट ऑफ कैंटरबरी में शेफर्ड से पूछा था किंग जॉन ने कि तुम मेरी प्राइस क्या लगाओगे, तो शेफर्ड ने जवाब दिया था 29 और 30 पेंस का उसने हवाला दिया था। 30 पेंस का क्या हवाला दिया था, ज्यूस ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 30 पेंस में बेचा था, तो यहूदी गद्दार थे। तो यहाँ पे मिसेस मेल्डन अपने भाई को भी हैपोक्रेट और ग्रीडी बोलती है। अब जब वो भाई को ये सुनता है ना 30 पेंस ऑफ सिल्वर, तो भाई को बहुत गुस्सा आता है। अब वो कहता है कि तुम बर्दाश्त के काबिल नहीं हो शार्लोट, तुमने मुझे नहीं बल्कि हना को भी दुखी किया हुआ है, तुम्हें बस अपना बेटा और अपना हस्बैंड दिखता है, मेरा इन्वेंशन नहीं दिखता। तो मिसेस मेल्डन कहती है योर बॉम्ब, कोरी कहता है यस। अब वो कहता है मेरा बॉम्ब तो सबसे अच्छा है, वो तो इंसानों का दोस्त है ना, वो इंसानों को चुटकियों में मारेगा ना, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, चुटकियों में मारेगा, मैं तो अच्छा काम किया है। और तुम बिला वजह कैसे ही गुस्सा करती हो, ऐसे ही तुम बर्दाश्त के काबिल नहीं हो। भाई इसको बहुत सुनाता है, अब सुनाने में कहाँ तक बात पहुँच जाएगी ज़रा देखते हैं।
अच्छा, यहाँ पे इसकी बहन उसे रिक्वेस्ट करेगी कि अपना ये जो बॉम्ब है, जो कि रबिश का बॉम्ब है, उसको डिस्ट्रॉय करो। अब भाई क्या इस बॉम्ब को डिस्ट्रॉय करेगा जो इतनी मेहनत से इसने बॉम्ब बनाया है? अब मिसेस मेल्डन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है। वो अपने भाई से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ अपने बॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर दो, अदरवाइज़ आई विल डिस्ट्रॉय इट। अब मिसेस मेल्डन कह रही है अगर तुम डिस्ट्रॉय नहीं करोगे सो आई विल डिस्ट्रॉय इट फॉर यू। अब क्या होता है, भाई बहन झगड़ा कर रहे हैं कि कौन इस बॉम्ब को डिस्ट्रॉय करेगा, देखते हैं कौन करता। अच्छा, जब बहन उसको बोल रही है कि मैं डिस्ट्रॉय करूँगी तो उसने क्या किया, टेबल पर जो सारी चीज़ें और फार्मूले और केमिकल चीज़ें जो पड़ी थी सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो भाई कहता है तुमने क्या इतनी गंदगी मचा दी है, जाओ इसको मॉप करते हैं, जाओ कुछ कपड़ा वगैरह लेकर आओ, उसको मॉप करते हैं। तुमने फजूल में ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय की, क्योंकि जो फार्मूला है वो केमिकल टेबल पे तो मौजूद था लेकिन वो मेरे माइंड में भी मौजूद है। अब पता है प्रोफेसर कोई ने खुद से बनाया, इसके माइंड में सारी चीज़ें मौजूद तो होगी, ये फिर से बना लेगा। तो मिसेस मेल्डन फिर क्या करती है, ज़रा देखते हैं हम। अच्छा, एट दी एंड वो क्या करती है, वो चाकू उठाती है और अपने भाई को मार देती है। मारने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो कह रहा था कि मेरे माइंड में फार्मूला है, वो फिर से कंस्ट्रक्ट कर देगा। तो वो क्या करती है, वो नाइफ़ लेती है और अपने भाई के बैक में डालती है और उसका भाई क्या करता है, ज़मीन पर गिर जाता है। अब लास्ट में जब ये सारी चीज़ें, प्रोफेसर गौरी मर जाता है तो वो लास्ट में डायलॉग बोलती है, एडी डियर आई हैड टू, आई हैड टू का क्या मतलब है, मुझे करना पड़ा है एडी, मुझे तुम्हारे लिए करना पड़ा, मुझे दूसरे बॉयज़ के लिए करना पड़ा। तो ये इसका एंड था। दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल कैरेक्टर थे और मिसेस मेल्डन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। दोनों में कुछ ना कुछ खामियां थी। अगर वो साइंटिस्ट था तो उसको ग्रीड नहीं करनी चाहिए, और मिसेस मेल्डन अगर इतनी सेंसिटिव थी तो उसको अपने भाई के फीलिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये थे द प्रोग्रेस प्ले, हमने कंप्लीट कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।